वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर नंबर 4, एक सेकंड, ओके। सो चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने पहले ही इसके बारे में कुछ डिस्कशंस कर ली थी कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, लेकिन आज फिर से उसका एक क्विक रिव्यू भी ले लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स व्हेन दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। आपने रियल लाइफ के अंदर ये देखा होगा कि मैग्नेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे होते हैं, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है। मैग्नेटिज्म इज काज्ड बाय द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये फोर्स क्यों आती है उन मैग्नेट्स के अंदर, कहाँ से आती है ये फोर्स? ये फोर्स आती है चार्जेस के मूव करने की वजह से। और परमानेंट मैग्नेट्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से वो मैग्नेट्स होते हैं, वो भी हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए मैं इस डिस्कशन को कम से कम करने की कोशिश करूँगा। एवरी सब्सटेंस, अब हमें पता है कि हर सब्सटेंस जो है वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है, छोटे छोटे यूनिट से मिलके बना होता है, जिन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है। हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। पार्टिकल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एटम्स के अंदर कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं? मिसाल के तौर पे ये एक एटम में ड्रा कर लेता हूँ, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली स्पिन कर रहे होते हैं या मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, सर्किल्स के अंदर। ठीक है, या फिर एटम के कोर के ऊपर मूव कर रहे होते हैं। दिस मूवमेंट, ये जो इनकी मूवमेंट है, क्योंकि हमने क्या कहा कि मूविंग चार्जेस जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिज्म उनकी वजह से ही होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, इनकी वजह से क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में दिखाया हुआ है कि परमानेंट मैग्नेट के ऊपर जो एक पोल होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? नॉर्थ पोल। जब भी कोई चार्जेस मूव कर रहे हैं तो दो पोल्स क्रिएट करते हैं, एक पोल को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे पोल को हम साउथ पोल कहते हैं। जैसे दो किस्म के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, सिमिलरली मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, नेगेटिव नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से मैग्नेट्स के अंदर भी जो लाइक पोल्स हैं, एक जैसे पोल्स हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अपोजिट पोल्स जो हैं, नॉर्थ और साउथ पोल जो हैं, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अब परमानेंट मैग्नेट कैसे काम करते हैं, ये हमारी पूरी बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हो चुकी है। ठीक है, ये आप खुद कर लीजिएगा। हम आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट कैसे काम करते हैं, क्यों एक उनके अंदर अट्रैक्शन मौजूद होती है, उनके अंदर मैग्नेटिज्म कैसे होता है, ये हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आज हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है कि जब भी हम किसी भी वायर के अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं या करंट पास करवाते हैं, किसी वायर के अंदर से अगर करंट पास हो रहा है तो लाजमी है कि उस वायर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। अगर एक कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक खास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं। जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि वो मैग्नेटिज्म का सबब बनते हैं, मैग्नेटिज्म को पैदा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने अराउंड। ठीक है, तो जब भी किसी वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। उसकी वजह से वो वायर क्या हो जाती है? एक मैग्नेट बन जाती है। अगर परमानेंट मैग्नेट कोई भी उस वायर के करीब लेके आएंगे तो आप अट्रैक्शन या रिपल्जन फील करेंगे। डिपेंड करता है कि आप उसके कौन से पोल की तरफ वो लेके आ रहे हैं। नॉर्थ पोल की तरफ अगर परमानेंट मैग्नेट लेके आ रहे हैं तो, और नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं तो रिपल्जन होगी, साउथ पोल लेके आ रहे हैं तो अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग वायर, एक ऐसी वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा हो, उस वायर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, और
उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के करीब आप कोई भी मैग्नेट लेके आएंगे तो वो कोई फोर्स उस मैग्नेट के ऊपर लगा रहा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो इस चैप्टर के नाम को तो हमने समझ लिया कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है। उसके बाद अब वो फोर्स कितनी लग रही होती है, कैसे लग रही होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो फोर्स कैसे लग रही होती है, किस डायरेक्शन में होती है, वो हमें क्या चीज़ें बताती हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पढ़ी थी, इसी तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी आप पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि वो क्या बताती हैं, वो बताती हैं कि किसी भी चार्ज के गिर्द जो रीजन है उसके अंदर अगर हम दूसरा कोई टेस्ट चार्ज या कोई दूसरा चार्ज लेके आएँ तो वो उस चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा। वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें क्या बता रही थी, लाइंस ऑफ फोर्सेस बता रही थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बता रही थी। सिमिलरली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें बता रही होंगी कि अगर इसके करीब कोई दूसरा छोटा मैग्नेट लेके आए तो उस मैग्नेट के ऊपर ये जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट हमारे पास मौजूद है, अगर हम यहाँ पर एक छोटा मैग्नेट लेके आए, ठीक है, एक छोटा मैग्नेट लेके आए, नॉर्थ और साउथ पोल्स हों, तो उसके ऊपर ये किस तरह से फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। अब हमने ये भी क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। जैसे चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस अलग से होना पॉसिबल है, नेगेटिव चार्जेस को अलग करना पॉसिबल है, लेकिन मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि नॉर्थ पोल हो और साउथ पोल ना हो उसके साथ, या साउथ पोल हो और नॉर्थ पोल ना हो। लाजमी है कि अगर नॉर्थ पोल हैं तो वहाँ पर साउथ पोल होगा ही होगा, और अगर साउथ पोल हैं तो उसके साथ नॉर्थ पोल होगा ही होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम किस तरह से ड्रा करेंगे, हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सपोज करेंगे कि एक मैग्नेट को हम एक मैग्नेट के करीब लेके आ रहे हैं और सिर्फ नॉर्थ पोल को उसके करीब लेके आ रहे हैं। हालांकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर नॉर्थ पोल को हम एक मैग्नेट के करीब लेके आएँ तो उसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमें क्या बताएंगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बता रही होंगी। तो अगर हम नॉर्थ पोल को एक नॉर्थ पोल के करीब लेके आएंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या शो करती हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ईच पॉइंट इन स्पेस अराउंड अ मैग्नेट फॉर नॉर्थ पोल। क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करने के लिए हमने पॉजिटिव चार्ज को स्टैंडर्ड लिया था कि जब भी हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे तो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेकर आएंगे, नेगेटिव चार्ज नहीं लेके आएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो बनाना होता है ना जब भी हमारे पास चॉइस मौजूद होती है। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड क्या बनाया कि हम नॉर्थ पोल को लेके आएंगे। नॉर्थ पोल को अगर नॉर्थ पोल के करीब लेके आएंगे तो लाजमी है कि फोर्स जो है वो रिपल्सिव होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इसलिए मैंने लिखा है कि फॉर नॉर्थ पोल दीज लाइन्स आर रेडियली आउटवर्ड। और जब अगर साउथ पोल के करीब एक नॉर्थ पोल को लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस के अंदर फोर्स क्या होगी, अट्रैक्टिव, क्योंकि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस केस के अंदर ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये क्या होंगी, इनवर्ड होंगी। अब मैंने आपको ये भी कहा था कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, तो इसका मतलब नॉर्थ और साउथ पोल एक साथ ही होंगे। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो किस तरह से होंगी, नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होंगी और साउथ पोल पे इनवर्ड होंगी, ठीक है। क्योंकि अलग से नॉर्थ पोल या अलग से साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता तो जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो रेडियली इनवर्ड होती हैं, अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो उसकी फील्ड भी इसी तरह से होती। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ में होते हैं, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, सॉरी लेट मी रब इट, इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो इस तरह से बनेगी कि नॉर्थ पोल से आउटवर्ड होगी और साउथ पोल में इंटर हो रही होगी, नॉर्थ पोल से आउट हो रही होगी और साउथ पोल में इंटर हो रही होगी, ठीक है। ये लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या बताती हैं, ये हमें डायरेक्शन बताती हैं कि फोर्स की क्या होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई मैग्नेट लेके आए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक नॉर्थ पोल लेके आए मैग्नेट का, तो उस पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी। यहाँ पर एक नॉर्थ पोल लेकर आए तो उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही होगी। तो जो कर्व्ड लाइंस हैं उसके ऊपर अगर हमें फोर्स की डायरेक्शन
पता करनी है कि कौन सी होगी, तो वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। ठीक है, टेंजेंट लाइन के बारे में आपको पता है, ऐसी लाइन जो किसी भी एक पॉइंट को टच कर रही हो। ठीक है, किसी भी कर्व के ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन यहाँ होगी, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि जब भी दो चार्जेस, हमने पढ़ा था कि दो चार्जेस आ जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पर भी मैं इसलिए बार बार ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी सेम केस है, दो चार्जेस होंगी। तो अब अगर यहाँ पर आप स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, ये कौन सी फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव, और ये नेगेटिव चार्ज भी फोर्स लगा रहा होगा, ये कौन सी लगा रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो फील्ड लाइंस हैं ये क्या बनेंगी, कर्व्ड बनेंगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस समझ में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया था, किसी भी चार्ज के गिर्द वो रीजन जहाँ पर वो दूसरे चार्ज के ऊपर, किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर सिग्निफिकेंट अमाउंट में कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हो। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने डिस्कस की थी कि क्या होती हैं, इन्फानाइट होती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स भी इन्फानाइट होती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक खास डिस्टेंस के बाद उनकी जो फोर्स होती है दूसरे मैग्नेट्स पर या दूसरे चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, वो फोर्स बहुत कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम उसको कंसिडर करें या कंसिडर ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम एक रीजन डिफाइन कर देते हैं कि इस रीजन के अंदर अगर कोई भी मैग्नेट आएगा तो उसके ऊपर किसी न किसी सिग्निफिकेंट अमाउंट में फोर्स लग रही होगी। अगर इस रीजन से बाहर कोई मैग्नेट आएगा तो उसके ऊपर फोर्स बहुत कम होगी, ना होने के बराबर होगी। अगर हम नहीं भी डिस्कस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, जिस रीजन के अंदर ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में दूसरे मैग्नेट्स के ऊपर फोर्स लगा रहा हो, उस रीजन को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक करंट कैरिंग वायर में, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक करंट कैरिंग वायर में से अगर मैग्नेटिक किसी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है मिसाल के तौर पे इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से होंगी, सर्कुलर फॉर्म में होंगी, सर्कुलर शेप में होंगी। ठीक है, क्यों होंगी किसी को नहीं पता। ठीक है, ऐसे होंगी ये हमें पता है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। मिसाल के तौर पे न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में न्यूटन कहता है कि हर दो बॉडीज़ जो हैं वो यूनिवर्स में, हर दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी फोर्स से, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। अब वो फोर्स क्यों है उसका रीज़न हमें नहीं पता, लेकिन है ये हमें पता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये सर्कुलर शेप में होंगी। ठीक है, और कैसे फाइंड करेंगे कि ये सर्कुलर शेप में क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी, वो हमें कैसे पता चलेगा, राइट हैंड रूल से। कि हम क्या करेंगे, राइट हैंड की जो थंब है, ठीक है, उसको हम पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो हमारी जो फिंगर्स की कर्ल करने की डायरेक्शन होगी वो बता रही होगी कि ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रोटेट कर रही होंगी उसके गिर्द, कंडक्टर के गिर्द। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग कंडक्टर में किस डायरेक्शन में होंगी, किस तरह से होंगी, ये हमने डिस्कस कर लिया। किस तरह से होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये इस पिक्चर को आप 3 डायमेंशनली देखें, 2 डायमेंशनली ना देखें। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो सर्कुलर शेप में होंगी, और 3 डायमेंशनली अगर इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको सही तरह से समझ में आएगा कि ये सर्कल्स जो हैं वो वायर से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये बात थोड़ी ध्यान में रखने की है कि जो सर्कल्स बन रहे हैं ये अगर वायर इस तरह से हैं और ये सर्कल्स जो बन रहे हैं इसको आप 3 डायमेंशनल व्यू में देखें कि ये परपेंडिकुलरली बन रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब अगर एक चार्ज जो है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, अगर एक चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रेस्ट में है मिसाल के तौर पर, तो उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न ये है कि देखें, हमने कहा था कि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा नहीं कर रहा, वो मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा होगा, इसका मतलब मैग्नेट है। जब एक चार्ज मैग्नेट ही नहीं है तो दूसरा मैग्नेट उसके ऊपर फोर्स क्यों लगाएगा। जिस तरह से अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई नेट चार्ज ही नहीं है तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्कस की थी कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में ही होती है, या पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में होती है।
या नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में होती है। अगर कोई बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे ही फोर्स अप्लाई करता है, नॉन मैग्नेटिक चीज़ों पर फोर्स अप्लाई नहीं करता। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज रेस्ट में मौजूद है तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी क्योंकि वो मैग्नेट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ए चार्ज इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v इन ए मैग्नेटिक फील्ड b। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे शो किया था, E से शो किया था, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को हम किस तरह से शो करते हैं, B से शो करते हैं, ठीक है। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का हमने फार्मूला पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम जस्ट किसको डिस्कस करना चाह रहे हैं, फोर्स डिस्कस करना चाह रहे हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज के ऊपर कैसे लग रही होगी, ठीक है। अब क्योंकि चार्ज मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ठीक है। और जितना चार्ज ज़्यादा होगा किसी बॉडी के ऊपर उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। फोर्स जो है अगर हम लिखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे, वेलोसिटी से। जो मैग्नेटिक फोर्स हैं, दो मैग्नेट्स के दरमियान में जो फोर्स हैं, क्योंकि जितनी चार्ज ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहा है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट करेगा। अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्रिएट हो रही है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रही है, तो इसका मतलब वो मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स जो हैं वो ज़्यादा फोर्स लगा रहे होते हैं, वीक मैग्नेट्स जो हैं वो कम फोर्स लगा रहे होते हैं, तो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगी, लाजमी है। दूसरी बात क्या है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ चार्ज जो उस बॉडी के ऊपर मौजूद है। जितना चार्ज उस बॉडी के ऊपर ज़्यादा होगा जो मूव कर रही है, उतनी ही मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जितना ज़्यादा चार्ज होगा। और तीसरी बात, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड से। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है, दूसरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उसके पास लेके आएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। एक मैग्नेट ठीक है वीक है, उसके करीब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेके आएंगे तो उन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान में फोर्सेस कम होंगी, ठीक है। तो इसको इसी तरह से समझ लें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक बड़ा चार्ज है और एक छोटा चार्ज है, तो उन दोनों के दरमियान में फोर्सेस कम होंगी। अगर दोनों चार्जेस बड़े हों तो फोर्स ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फोर्स जो है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स भी इसी तरह से, अगर दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं तो उनके दरमियान में ज़्यादा होगी, और एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगी, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इस फोर्स हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पता कैसे चले कि किसी चार्ज के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी मूविंग चार्ज के ऊपर वो किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। एक दूसरी बात ये कि फोर्स किसी चार्ज के ऊपर तभी लगेगी, कुछ रीजंस जो हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं उनकी वजह से फोर्स किसी चार्ज के ऊपर तभी लगेगी जब वो, मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन ऐसे है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड्स हैं B, ठीक है। अब अगर एक चार्ज, मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, ठीक है, तो ये जो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, दोनों क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो दोनों के ऊपर, दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेंगी, दोनों की एक दूसरे के ऊपर फोर्स जीरो होगी, ठीक है। क्योंकि एक चार्ज जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हमने अभी अभी पढ़ा था पीछे कि एक वायर के अंदर से अगर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड सर्किल में होंगी और वो सर्किल जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो अगर एक चार्ज, मूविंग चार्ज, एक जो हमारी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी, जीरो, ठीक है। फोर्स तभी लगेगी जब वो उसके पैरेलल में कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो या उससे एंटी पैरेलल डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा हो कोई चार्ज, तभी दो मैग्नेट्स के दरमियान में फोर्स होगी, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस जो है, अब क्योंकि हम 3 डायमेंशनली इस प्रॉब्लम को देखना चाह रहे हैं, जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एक कन्वेंशन यूज़ करेंगे कि जो क्रॉस है, क्रॉस शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में, इस पेज से इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस एरो को आप इनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर करें, और जो डॉट है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है।
इस पेज से या इस स्क्रीन से आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो क्रॉस और डॉट का मतलब क्या है कि एक मिसाल के तौर पे एक एरो जो होता है उसकी टिप जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, डॉट, और उसके पीछे एक क्रॉस बना होता है। अगर एरो आपसे दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, आपको क्या नज़र आ रहा होगा, क्रॉस नज़र आ रहा होगा। और एरो अगर आपकी तरफ आ रहा है तो आपको क्या नज़र आ रहा होगा, डॉट। तो यहाँ पर जो डॉट, ये डॉट्स और ये जो क्रॉसेस लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, डॉट्स का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन आपकी तरफ है, ठीक है, स्क्रीन से आउटवर्ड है। और क्रॉस का मतलब क्या है कि ये आपसे अवे जा रही है, स्क्रीन में इनवर्ड इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। क्योंकि हम चार्जेस की मोशन को 3 डायमेंशनली देखना चाह रहे हैं तो हम ये डॉट्स और क्रॉस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड्स इनवर्ड है, क्रॉस के अंदर देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो उस केस के अंदर अगर एक चार्ज जो है वो मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर करता है तो लाजमी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है और जो पहले से एग्जिस्टिंग है, दोनों फील्ड्स की इंट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि दोनों फील्ड्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में होंगी, तो उनकी इंट्रैक्शन की वजह से कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी। और उस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे, हम राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड रूल से कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, अपने राइट हैंड का जो थंब है, ठीक है, उसको पॉइंट करेंगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ आप अपनी क्या कर देंगे, जो चारों फिंगर्स हैं वो उनको पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो पाम की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये जो डायरेक्शन होगी ये बता रही होगी कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इस केस के अंदर, इसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, इस केस के अंदर चार्ज किस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि क्रॉस है, तो इसका मतलब एरो आपसे दूर की तरफ, आपसे दूर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो हैं वो स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। चार्जेस जो हैं वो इस तरह से मूव कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी, इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप राइट हैंड रूल से देखेंगे, अपने थंब की डायरेक्शन को जो चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे, अपनी फिंगर्स की डायरेक्शन, फिंगर्स को उस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो पाम से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो अब चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज इंटर कर रहा है। अब लाजमी है कि अगर चार्ज मूव करता ही जा रहा है और उस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रह रही है, तो आपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर कि परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो क्या करती है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कभी भी चेंज नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करती है। अगर, ठीक है, तो लाजमी है कि अगर ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्या होगा, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। और अगर ये फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग रही है तो वो चार्ज क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करना शुरू हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, उस फोर्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी डिस्कस किया था कि वो फोर्स जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर लगा रही होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ चार्ज से। वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, वेलोसिटी से। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से चार्ज मूव करता हुआ इंटर होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। और वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड से। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज इंटर होगा उतनी ज़्यादा फोर्स होगी। और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, साइन थीटा से, ठीक है। साइन थीटा हम क्यों लगा रहे हैं, साइन थीटा से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि ये फोर्स जो है वो मैक्सिमम कब होगी, जब चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंटर हो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्यों ऐसा है, क्योंकि चार्ज जब फ्लो हो रहा होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो अपने से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्रिएट करता है। अगर एक चार्ज जो है, मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो उस चार्ज की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और जो जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो इंटर हुआ है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स परपेंडिकुलर होंगी। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान में कोई फोर्स नहीं होती, पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान में फोर्स होती है। अब इस
चार्ज की फील्ड को जो हमारी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है उससे पैरेलल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको परपेंडिकुलरली उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे, ठीक है। तो उसी केस के अंदर कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रही होगी। और अगर ये एंगल जो है, जो चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री से, तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि चार्ज जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा वो बिल्कुल या तो पैरेलल होगी हमारी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से या एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। और अगर ये चार्ज जो है वो 0 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है, मतलब पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसका मतलब ये है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो परपेंडिकुलर होंगी हमारी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से, तो इन दोनों के दरमियान में कोई फोर्स नहीं होगी। हमने अभी भी डिस्कस किया था ना कि एक करंट या एक चार्ज अगर फ्लो हो रहा हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है वो परपेंडिकुलर होती हैं। ये जो सर्कुलर फॉर्म में ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो रही हैं ये परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है, इस वायर से, ठीक है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो फोर्स क्या होगी अगर हम इन तीनों प्रोपोर्शनलिटीज़ को आपस में मिला लें, इन सारी प्रोपोर्शनलिटीज़ को हम, तो फोर्स क्या बनेगी, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। फोर्स विल बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 1 है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटीज़ को मिलाकर जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं इक्वलिटी की साइन लगाने के लिए, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखें एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी और साइन थीटा, ठीक है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे और इक्वल की साइन लगाएंगे तो कोई ना कोई लाजमी है कि कांस्टेंट लगाएंगे। उस कांस्टेंट की वैल्यू इस केस के अंदर क्या है, 1 है, ठीक है। और क्यों लगाते हैं कांस्टेंट वो भी हमने डिस्कस किया था, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इस केस के अंदर कांस्टेंट क्या है, 1 है, क्योंकि क्यू वी बी साइन थीटा जो इन तीनों चीज़ों की प्रोडक्ट है, इन चारों चीज़ों की, वो हमें फोर्स ही दे रही होती है, कोई और चीज़ नहीं दे रही होती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब देखें क्यू वी बी साइन थीटा से तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। लाजमी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन क्या होगी वो भी हमने डिफाइन किया कि हम राइट हैंड की फिंगर्स को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में। जो पाम की डायरेक्शन होगी या पाम जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होगी उस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो आपको पता है, आपने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम दो वेक्टर, अब देखें फोर्स की डायरेक्शन वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट से हमेशा परपेंडिकुलर है, ठीक है। करंट मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज की मूवमेंट को ही हम करंट कह रहे होते हैं ना। तो अगर उसकी डायरेक्शन फोर्स की हमेशा परपेंडिकुलर है, जो कि होगी, तो इसका मतलब है कि हम इस मैग्नीट्यूड इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमें रिजल्टेंट मिल रहा होता है वो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि इस केस के अंदर फोर्स भी परपेंडिकुलर है तो हम इस इक्वेशन को वेक्टोरियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से, Q इंटू वी क्रॉस पी, वी भी क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर हैं और बी मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से भी फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोलेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो साइन थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर और इन इक्वेशंस का मतलब क्या है। इस इक्वेशन के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक चार्ज जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो होता क्या है, क्योंकि सर्किल में रोटेट कर रहा होता है तो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे कितनी होगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर मिसाल के तौर पर एक कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा हो उस कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो लाजमी है कि कंडक्टर के अंदर मूविंग चार्जेस हैं, ठीक है। तो उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही होगी क्योंकि उस कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है दोनों इंटरेक्ट करेंगी, दोनों फील्ड्स की इंटरेक्शन की वजह से फोर्स लग रही होगी। उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, आप सेम जो मेथड हमने पहले पढ़ा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक और रूल है जिसके ज़रिए से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इस रूल को हम क्या कहते हैं,
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि आप क्या करेंगे, मिडिल फिंगर को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में, कि करंट कंडक्टर से किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर इस पिक्चर में मैंने दिखाया हुआ है कि मिडिल फिंगर को हम पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, जो इंडेक्स फिंगर है, ये वाली फिंगर, इसको आप पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो आपके थंब की डायरेक्शन होगी वो बता रही होगी कि इस कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, 3 वायर्स दी हुई हैं, यहाँ पर 3 कंडक्टर्स दिए हुए हैं और मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके ऊपर फोर्स किस तरह से लग रही होगी। ये आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, ये हम करेंगे भी। ठीक है, जब स्कूल्स खुलेंगे। पहले तो हमने यहाँ पर कहा कि इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, वायर के अंदर से। ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा इस वायर में से, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, चार्जेस मूव ही नहीं कर रहे, कोई नेट मूवमेंट चार्जेस की है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। अगर वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसको हम किसी मैग्नेट के करीब ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर इस वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ शो भी किया हुआ है कि इस वायर के अंदर से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउन, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस केस के अंदर हो क्या रहा होगा कि लाजमी है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आप अपनी इंडेक्स फिंगर को इस डायरेक्शन में, ठीक है, अपनी जो मिडल फिंगर है उसको इस डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे। क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, क्रॉस का मतलब क्या है, आपसे दूर जा रही है। अगर आप अपनी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। ठीक है, अब अपनी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। अगर आप करके देखें, ठीक है, अपने हाथ की लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को, ठीक है, मिडल फिंगर को आप करंट की डायरेक्शन में रखें। ठीक है, आप अपनी इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही होगी, इस डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वायर जो है वो सीधी नहीं रहेगी, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। सिमिलरली अगर करंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो लाजमी है कि फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो फोर्स जो है वो राइट की तरफ होगी। अब ये जो फोर्स है, जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है या कोई भी मैग्नेट लगा रहा है, जब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड कह रहा हूँ तो उसका मतलब है कि कोई मैग्नेट होगा, लाजमी है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट्स ही होंगे, जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है तो मतलब कोई ना कोई दूसरा मैग्नेट है। ठीक है, तो वो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने अभी अभी पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा कि वो फोर्स किसी चार्ज के ऊपर, किसी इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर जो मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्रीज होगा। तो उस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, क्यू वी बी। ठीक है, एक चार्ज के ऊपर, लेकिन वायर के अंदर एक चार्ज तो नहीं होता, बहुत सारे चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये फार्मूला हमने अभी अभी डिस्कस किया कि फोर्स क्या होगी, क्यू वी बी, ठीक है, साइन थीटा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर के अंदर से, या चार्जेस परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं फील्ड से, तो फोर्स जो है वो क्या होगी, साइन थीटा हमें लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब v क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। अगर हम किसी एक चार्ज को देखें कि एक चार्ज इस वायर के अंदर से किस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस केस के अंदर ये चार्ज कितना डिस्टेंस मूव करेगा, जितनी वायर की लेंथ होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने वेलोसिटी की जगह क्या लिख दिया, लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, ओके, सो q इंटू ये b, वैसे का वैसा, यहाँ पर b था, ये थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, इसको हम ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर b आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी b होगा। तो अब देखें, l वैसे का वैसा ही रहने दे, डिवीजन में हम, क्योंकि q l b तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो t को मैं q के नीचे रख लूँ या l के नीचे रख लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम t को q के नीचे रख लें तो q अपॉन t हमने पढ़ा था क्या होता है,
करंट, ठीक है। करंट को हमने डिफाइन ही इस तरह से किया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, तो इस Q अपॉन T की जगह हम क्या रख सकते हैं, I, ठीक है। तो फोर्स का फार्मूला क्या बन जाएगा, ILB या BIL या किसी तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो आप इसकी अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आपको आसान लगे याद करना। तो फोर्स क्या बन जाएगी, BIL। और अगर जो है करंट के फ्लो होने में, अगर करंट परपेंडिकुलरली फ्लो हो रहा है तो ये फार्मूला बनेगा, लेकिन अगर करंट परपेंडिकुलरली फ्लो नहीं हो रहा, किसी और डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा लगाना पड़ेगा, जैसा हमने पहले फार्मूले में लगाया था, ठीक है। तो अगर आपको करंट पता है किसी वायर के अंदर से कितना फ्लो हो रहा है, आपको उस वायर की लेंथ पता है कि कितनी है, ठीक है, और आपको एंगल पता है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वायर में, और उसका एंगल कितना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल क्या बन रहा है वो पता है, तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस वायर के ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी लगा रही होगी इस फार्मूले को यूज करके, ठीक है। उसके बाद अब ये जो फोर्स हैं जो वायर के ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा रही होती है, इसको हम यूज कर मोटर्स डिजाइन करते हैं और बहुत सारी काम की चीजें, जनरेटर्स डिजाइन करते हैं और भी बहुत सारी चीजें डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, मोटर्स किस तरह से काम करती हैं, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। लेकिन फ़िलहाल पढ़ लेते हैं कि अगर एक वायर के लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लेके आएँ तो वो कितनी फोर्स लगा रही होगी। मैं टाइम नोट कर लूँ कि कितना टाइम हो गया है हमें। तो टाइम काफ़ी हो गया है, मेरे ख्याल से 36 मिनट्स की ऑलरेडी ये वीडियो हो गई है। तो ये टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। So this is it for today. Thank you very